हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, एमपी सेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को जो हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं या फिर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट भी पूछे गए हैं जो कि हम लोग पहली बार देख रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि मैंने पढ़ाया, अभी रिसेंटली मैंने कूले को पढ़ाया है, इवांस प्रिचर्ड को पढ़ाया है, इनसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम प्लीज़ इस पेपर को डिस्कस कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि 4 बजे के आसपास मैंने देखा था, मेल चेक किया था और क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सेंड किया था। तो थैंक यू कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेंड किया। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू इस पे मैं काम कर रही थी और अभी जाके मैं कंप्लीट की हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड प्रूफ जो हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग आज पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का प्राथमिक कार्य है? धन का पुनर्वितरण, केंद्रीकृत नियोजन, आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन, सरकारी विनियमन। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मार्केट? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, allocation ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो सी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, allocation ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। तो जो बेसिक जो हमारा बाजार का प्राथमिक कार्य होता है वो यही होता है कि आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन किया जाए। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक आधार का मुख्य तत्व क्या है? तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पादन की विधि, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। ओके, 53 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के अधिकार मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो आधुनिक पूंजीवादी समाज की बात हो रही है, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात हो रही है। तो प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो किसके द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं? तो ये जो है एज पर गवर्नमेंट लॉ होता है, सरकारी कानून होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? तो इसमें हम जब ऑप्शन सारे अगर देखें, अगर ऑप्शन को आप लोग एनालिसिस करिए तो सामाजिक सेवाओं का निजीकरण तो हो ही नहीं सकता है, लोक सेवाओं का प्रावधान यथा स्वास्थ्य, रक्षा तथा व शिक्षा है, सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का उन्मूलन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का रॉन्ग होता है। और निजी लाभ का वृद्धिकरण भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोक सेवाओं का प्रावधान यथा स्वास्थ्य, रक्षा व शिक्षा। तो यहाँ पे प्रोविज़न ऑफ पब्लिक सर्विसेज की बात की गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? वो पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए ही तो सोचती है ना। तो पब्लिक सर्विसेज की प्रोविज़न की बात हो रही है, जैसे कि लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आप लोग एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार सामने आया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्शल मॉस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्रूफ के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया है द गिफ्ट जो बुक है वो मार्शल मॉस का है। ओके, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने मार्ग हैं? तो यहाँ पे जो हाउ मैनी रूट्स आर देयर फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड जो मुझे फैक्ट मिला वो यही है कि एफडीआई अंडर सेक्टर्स इज परमिटेड इधर
थ्रू द ऑटोमेटिक रूट आर गवर्नमेंट रूट। तो हमें यहाँ पे दो ही रूट देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट होगा, मेरी तरफ से ये करेक्ट आंसर 2 ही है, 2 है। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग चाहिए तो क्वेरी कर सकते हैं, या आप लोग भी अपने आंसर जो है वो हमें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं विथ प्रूफ। ऐसे नहीं कि आप लोग कुछ भी आंसर बोल दीजिएगा, आप लोग विथ प्रूफ, अगर कोई भी डाटा है तो विथ प्रूफ भेजिएगा। ओके, संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसकी अवधारणा जोर देती है किन बातों पे? पर्यावरण की चिंता किए बिना तेजी से औद्योगिकरण पे। तो ये तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये क्वालिटी ही नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं का पूरा किए जाने पर, आर्थिक वृद्धि पर, जनसंख्या वृद्धि को कम करने पे। तो जनसंख्या वृद्धि की बात यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं हो रही है, आर्थिक वृद्धि की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाने पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एम्फसाइज करता है। यानी कि हम जो फ्यूचर हमारा आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या हम डेवलपमेंट की बात करें तो किसी तरीके की उनको, बिना किसी शर्त के कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, हम अपने डेवलपमेंट को आगे आज की पीढ़ी में बढ़ा सकते हैं। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर। तो हम फ्यूचर को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्रेजेंट जो है वो आज का अच्छा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ओके, नेक्स्ट जो है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे लेखक हैं और यहाँ पे सूची 2 में पुस्तकें हैं। एन ओकले की हैं, थॉमस पिकेटी हैं, और एम जे प्योरे व सी एफ सेबेल हैं, ए के ओहमाए हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों बुक्स का यहाँ पे फ्रंट पेज कवर मैंने मेंशन किया है, ताकि आप लोगों को आइंदा कभी भी आगे के लिए ध्यान रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थॉमस पिकेटी की कैपिटल है। तो यहाँ पे थॉमस पिकेटी और कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है वो पी से, तो सेकंड का पी है, सेकेंड जो है उसका पी है। ओके, नेक्स्ट जो है फर्स्ट एन ओकले की जो बुक है वो है द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क। तो फर्स्ट का ओ है। ओके, तो फर्स्ट का ओ है, सेकेंड का पी है, थर्ड का अब हम लोग देखेंगे एम जे प्योरे और सेबेल की बुक जो है वो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड। तो ये आप लोगों का ये एम हो गया। ओके, और के ओमाए का द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मैच करके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बुक भी एज अ प्रूफ मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, निम्नलिखित में से पर्यटन उद्योग का प्रमुख घटक क्या है? तो ये जो है वो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी आतिथ्य सेवाएं होती हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के अनुसार फिट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है। जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधनों का पूर्ण अभाव की बात हो रही है। कंप्लीट लैक ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो ये तो हम सापेक्ष निर्धनता में नहीं रखेंगे। वित्तीय अस्थिरता की एक अस्थायी स्थिति ये भी नहीं है। संपूर्ण आय के आधार पर मापी गई गरीबी, तो ये भी हम नहीं, इस ऑप्शन में नहीं रखेंगे। किसी विशिष्ट समाज में दूसरों की तुलना में गरीब होना, यहाँ पे बात कंपेयर की जा रही है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है और रिलेटिव पॉवर्टी दोनों का डेफिनेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है उसमें कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज
इनसफिशिएंट टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड है, हमें खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े हमें जो चाहिए वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ये हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। रिलेटिव पॉवर्टी जो है व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियन इनकम, तो नॉर्मल जितना होना चाहिए, जितने में हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छी लाइफ जीने की बात हो रही है, एक अच्छे तरीके से हम लाइफ को जी सकें, वो उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो किसी विशिष्ट समाज में दूसरों की तुलना में गरीब होना, बीइंग पुअर कंपेयर टू अदर्स इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी, क्योंकि हर एक सोसाइटी की अपनी एक डेफिनेशन है गरीबी की, जहाँ पे सारे लोग गरीब हों उसमें जो लोग अच्छी स्थिति में होंगे वो सही लगेंगे। तो इस तरीके से हम रिलेटिव पॉवर्टी को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के संस्थापक कौन हैं? हु वॉज द फाउंडर ऑफ कल्चरल इकोलॉजी? तो यहाँ पे 4 नाम है, फिकेट बक्स, जूलियन स्टेवार्ट, केटी मूरे, स्पेंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जूलियन स्टेवार्ट, ये सेकेंड ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑप्शन भी देख लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये रहे हैं, मानवशास्त्री हैं या मानवविज्ञानी बोल सकते हैं, जूलियन स्टेवार्ट coined the term cultural ecology in 1937। तो करेक्ट आंसर जो है वो जूलियन स्टेवार्ट है। इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म है जो कि इकोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। मूरे बुकचिन इज द फाउंडर ऑफ सोशल इकोलॉजी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि सोशल इकोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो ये मूरे बुकचिन है। अ स्कूल ऑफ थॉट दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अ नेचुरल वर्ड एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो नेचुरल जो वर्ड होता है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो होती है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है या क्या संबंध है, उसको एग्जामिन करता है सोशल इकोलॉजी, और ये जो है इसके फाउंडर हैं मूरे बुकचिन। ओके, एक और नाम आता है अर्नस्ट हैकेल का, ये एक जूलॉजिस्ट है और इन्होंने टर्म जो है इकोलॉजी को क्वाइन किया था या क्रिएट किया था 1866 में। नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड एक और फैक्ट है, यूगेन प्लीजेंट्स ओडम करके हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, तो ये है यूगेन प्लीजेंट ऑडम। ओके, नेक्स्ट एक फैक्ट और हम लोग देखेंगे, एलन सोलो रिचर्ड इज क्रिएटेड विथ क्वाइनिंग द टर्म ह्यूमन इकोलॉजी इन हर 1907 बुक सैनिटेशन ऑफ इन डेली लाइफ। तो ये इनकी बुक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सैनिटेशन इन डेली लाइफ। इसी बुक में इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी टर्म जो है उसको क्वाइन किया है एलन सोलो रिचर्ड ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सी फर्स्ट यूज द टर्म ओकोलॉजी इन 1892। रिचर्ड्स वर्क रिकॉग्नाइज ह्यूमन एज पार्ट ऑफ नेचर रैदर दैन सेपरेट फ्रॉम इट। तो जो ह्यूमन होते हैं वो नेचर के ही एक पार्ट हैं। हम क्या हैं? हम नेचर के ही एक पार्ट होते हैं, हम उनसे अलग नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा दी है जो पर्यावरणीय समस्याओं में लोगों की अभिरुचि से संबंधित है? तो यहाँ पे जो ये फैक्ट है वो है करेक्ट आंसर एंथोनी डॉन्स का। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहिए तो इसे गूगल भी कर सकते हैं, मैंने इसे देखा था। वो एक कुछ 5 स्टेजेस का एक साइकिल है जिसको इन्होंने इशू अटेंशन साइकिल कहा है। ये 5 स्टेजेस में होता है, कुछ प्री कंडीशन करके है, अगेन कुछ ऐसे करके ये 5 स्टेजेस में है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जो ये साइकिल है उसके कितने स्टेजेस हैं, तो 5 स्टेजेस हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नगरों के जन्म तथा यातायात के साधनों
में संबंध पर आधारित सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया था? ये अभी हम लोग जब C.H. कूले को पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये फैक्ट सामने आया था कि जो थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो C.H. कूले के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर जो है वो C.H. कूले यानी चार्ल्स कूले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और एक बहुत ही फेमस बुक है ये। तो इसके करेक्ट आंसर जो है वो चार्ल्स डार्विन है। हम लोग बाकी ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं क्योंकि हम लोग को पता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है वो चार्ल्स डार्विन का है। ओके, स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को फैक्ट भी मेंशन कर दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द नेशन फर्स्ट पॉलिसी ऑफ 1952। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, 1952। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक बहिष्करण को सामाजिक समावेशी बनाने हेतु सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। ये आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है कि आपकी क्या राय है, आखिर में इस सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पानी के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ग्राम समिति को ग्रामीणों से बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक समावेशी गांव बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या फिर बहिष्कृत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पानी का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि पानी की ऐसी समस्या है कि जिस पानी ही हमारा जीवन का आधार है, ये नहीं रहा तो हमारे जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है, हम खुद ही नहीं जीवित रह पाएंगे। तो जो पानी का अधिकार है वो हमारे लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो राइट टू वाटर शुड कम अंडर फंडामेंटल राइट। ओके, किस वर्ष में विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे मैंने फैक्ट मेंशन किया है, द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा इन फरवरी 1990। एक मिनट, 1979 है, ये इरेज हो गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 1979। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम लोग अर्थ समिट कहते हैं और ये बहुत ही फेमस रहा है रियो का। तो 1992 में किस देश में आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो आप सभी को पता है। तो ये जो है ब्राज़ील में रियो समिट या फिर इसे अर्थ समिट भी हम 1992 जो अर्थ समिट है वो ब्राज़ील में किया गया था आयोजित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जन स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे हैजा, दस्त और टाइफाइड जैसे रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जो है वो जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रव्रजन है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण, स्वच्छ जल और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिमिटेड एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है मुझे तो रीडेबल है, आप लोगों को भी लेक्चर जो है वो रीडेबल लगेगा, क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन को सेपरेट करती तो बहुत ही लंबा टाइम मुझे भी लगता है इसको तैयार करने में, बनाने में। तो अगर आप लोगों को ईज़िली, आई थिंक कि ईज़िली आप लोगों को रीडेबल होगा और करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा इसलिए कि हाँ इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए जाना जाता है? विच डिकेड इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल डिकेड ऑफ रिडक्शन इन नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट मेंशन किया है, द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, जिसे IDNDR कहते हैं, वाज अ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव दैट रन फ्रॉम 1990 टू 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1990 टू 2000 इसमें सेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। अभी लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इवांस प्रिचर्ड पे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो बुक है वो इवांस प्रिचर्ड का है। मैंने इसमें फ्रंट पेज कवर भी मेंशन किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो तो यहाँ पे मिल गया है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 और बुक मेंशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बुक जो है आप लोग देख सकते हैं, ये है एस.एल. दोषी और पी.सी. जैन की सोशल एंथ्रोपोलॉजी करके। सेकेंड बुक जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डेनियल फ्रांसिस पोकॉक की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज ऑप्शन में डेनियल फ्रांसिस पोकॉक आ जाते हैं तो आपको पोकॉक पे भी याद रहना है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से इन्होंने भी बुक लिखी हुई है। ओके, इरावती कर्वे ने अपने कार्य किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में निम्नलिखित विविधताओं को सामने लाने के लिए भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी पैटर्न का मानचित्रण किया है। तो पहला ऑप्शन जो है उत्तरी क्षेत्र में भारत यूरोपीय या सांस्कृतिक संगठन का, दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ नातेदारी, भारत के उत्तर पूर्व में मंगोलायड नातेदारी प्रणाली, पूर्व में मुंडारी नातेदारी प्रणाली। तो यहाँ पे एक बात आप लोग हमेशा इरावती कर्वे की जो किनशिप पे अगर जो है कि इनका किन किन क्षेत्रों में रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली एक मैप बना के रखिए आप लोग। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, इस सारे एरियाज का इन्होंने किनशिप के लिए अध्ययन किया है एक्सेप्ट वेस्ट। इन्होंने पश्चिम को इंक्लूड कहीं नहीं किया है, बाकी ये सारी एरिया को इन्होंने कवर किया है। तो यहाँ पे आप लोग मैं फैक्ट भी मेंशन की हूँ, देख सकते हैं। इरावती कर्वे प्रोवाइड अस द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 4 कल्चरल जोन्स in India, that is northern zone, southern zone, eastern zone and central zone, keeping in view the linguistic, कास्ट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली का क्या सिस्टम है, कास्ट का क्या है, लिंग्विस्टिक यानी भाषा का क्या है। तो ये सारी का अध्ययन करने के लिए इन्होंने 4 जोन को देखा था। तो जिसमें आप लोगों को ये चारों जोन जो है वो दिखाई दे रहा है। नॉर्थ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, भारत का उत्तर पूर्व और पूर्व का मुंडारी नातेदारी प्रणाली। तो इस सारे पे भी इनका अध्ययन रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन है, ये 1992 रहा है। ओके, नेटो लोकल या इसे हम नाटो लोकल भी या नेटो लोकल रेजिडेंस किसे कहते हैं। व्हाट डज नाटो लोकल रेजिडेंस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। शादी के बाद एक जोड़ा जब एक साथ नहीं रहते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ रहते हैं। पति आमतौर पर रात में पत्नी से मिलने जाते हैं और सूर्योदय से पहले पत्नी का साथ छोड़ देते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है जब नवविवाहित जोड़ा दूल्हे के पिता के घर पर रहता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। जब एक नवविवाहित जोड़े के पास पति या पत्नी में से किसी एक के रिश्तेदारों के साथ रहने का विकल्प होता है, ये भी नहीं है। जब नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद दुल्हन के परिवार के साथ यानी कि मैट्रिलिनियल की बात हो गई, तो वो ये भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मेंशन किया है। तो नाटो लोकल रेजिडेंस क्या होता है। द नाटो लोकल रूल स्पेसिफाइज दैट ईच पार्टनर रिमेन्स विथ हिज एंड हर ओन फैमिलीज ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज। यानी कि शादी के बाद लड़की जो है वो अपने माता पिता के साथ रहती है, लड़का जो है वो अपने माता पिता के साथ रहता है। इफ चिल्ड्रन रिमेन in their mother's household, the result will be the formation of domestic matrilineages to which all male and female residents belong। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे एकदम सटीक फिट बैठता है। ये है नेटो लोकल का जो मीनिंग है रेजिडेंस का, वो ऑप्शन ए है। अ कपल आफ्टर मैरिज व्हेन दे डू नॉट रिसाइड टुगेदर बट स्टेज विथ देयर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। यानी कि लड़का अपने माता पिता के साथ और लड़की जो है अपने माता पिता के साथ। द हस्बैंड जनरली यूजेज टू विजिट द वाइफ एट नाइट एंड लीव्स हर प्लेस बिफोर
सनराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज शब्द को परिभाषित करती है? तो यहाँ पे मैंने फैक्ट जो है वो मेंशन किया है, द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 डिफाइंड डॉरी इन सेक्शन 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सेक्शन 2 यानी धारा 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज है? तो इसमें बोडो नहीं है, उरांव नहीं है, गारो भी नहीं है, सॉरी बैगा नहीं है, गारो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट मेंशन किया है, द गारो आर एन इथनिक ग्रुप ऑफ पीपल विथ Tibeto-Burman origins who primarily live in the northeastern Indian states of Meghalaya, Assam, Tripura and Nagaland, as well as some adjacent area of Bangladesh. They are one of the last matrilineal tribes in the world. तो ये मैट्रिलिनियल जो है गारो खासी ये मैट्रिलिनियल ही होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो गारो है। ओके, मिताक्षरा के बारे में सही कथनों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक एवं मूल रूप से मिताक्षरा प्रणाली केवल पुरुष सदस्यों को व्यवसाय में कोपार्सेनर यानी सवारिस बनने की अनुमति देती है। दूसरा ऑप्शन है मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यह पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रदेशों को छोड़ के पूरे भारत में प्रचलित है। तो ये पता है आप लोगों को, जो दाएं भाग होता है वो इन 2 स्टेट्स में लगाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटी को भी संपत्ति में से समान हिस्सा आवंटित किया जाता है जैसा पुत्र को आवंटित किया जाता है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की थी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो 2001 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 2001 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल है? डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। तो ये करेक्ट है। अधिनियम का उद्देश्य पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव इन पार्टनर या उसके संबंधियों द्वारा हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी करेक्ट है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें कामकाज आरंभ करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। संरक्षण अधिकारी राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। तो ये भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुपति यानी कि पॉलीएंड्रस की बात हो रही है, इसे परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो एंड्री का मतलब ही होता है जहाँ पे यहाँ पे बात हुई पॉली, और अगर एंड्री है तो समझ लीजिए कि ये बात पुरुषों की हो रही है। तो पॉली मीन्स बहुत बहुत सारे, और पुरुष तो ऐसा विवाह जिसमें बहुत सारे पुरुष हों, यानी कि एक महिला है तो एक महिला का अगर बहुत सारे हस्बैंड होते हैं तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। वहीं पे पॉलीजिनी की बात होगी तो बहुत सारी महिलाओं की बात होती है जिसका एक पुरुष होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अ वाइफ ऑल हर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, एक पत्नी उसके सभी पति और बच्चे जो होते हैं वो पॉलीएंड्रस
फैमिली होती है। ओके, लेज़र का एक पूर्ण जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से, एक मिनट, आई थिंक कि ये आप लोगों को स्क्रीन पे कट रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। ओके, निम्नलिखित में से किस लेखक का मत है कि टाइम स्पेस कंप्रेशन प्रक्रिया के द्वारा विश्व परिवर्तित हो गया है? तो यहाँ पे आप लोग, मैं फैक्ट मेंशन की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। डेविड हार्वे, अ मार्क्सिस्ट जियोग्राफर, ये एक मार्क्सिस्ट जियोग्राफर हैं, डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस कंप्रेशन टू डिस्क्राइब द वेज इन विच कैपिटलिज्म हैज लेड टू द स्पीडिंग ऑफ द सोशल लाइफ एंड द सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड हार्वे। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाह के स्थान की चर्चा की है? इसको इंग्लिश में देखेंगे, स्पेस ऑफ फ्लो। स्पेस ऑफ फ्लो की बात कौन करता है? तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट मेंशन किया है। मैनुअल कैसल्स, अ सोशियोलॉजिस्ट एंड साइबरनेटिक कल्चर theorist created the concept of space of flows to understand how space and time interact with society in the digital age. The term describes a new type of space that allows for real-time synchronous interaction between distant location. हम देखते हैं कि जैसे यहाँ हम बैठे दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उनसे भी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सिंक्रोनस, पैरेलली हम देख रहे हैं, कई लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसल्स फर्स्ट यूज द टर्म इन हिज 1989 बुक द इंफॉर्मेशनल सिटी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी बुक है द इंफॉर्मेशनल सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड द अर्बन रीजनल प्रोसेस। तो ये इनकी बुक है, इसमें इन्होंने स्पेस ऑफ फ्लो जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को मिल रहा है मैनुअल कैसल्स। आंसर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक या अन्य उद्देश्यों हेतु आमने सामने की तुलना में प्रमुख रूप से न्यूज़लेटर, टेलीफोन, ईमेल या तत्क्षण संदेश जैसे संचार माध्यमों द्वारा अंतःक्रिया करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को दिखाई हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग आभासी समूह कहते हैं, यानी वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मुद्रित मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो अगर हम देखें, समाचार पत्र, मैगजीन, हैंडबिल्स जो हैं, ये सारे के सारे प्रिंटेड हैं। इंस्टाग्राम जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ई अभिशासन का एक अंग नहीं है? ई गवर्नेंस की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस ये ई गवर्नेंस में आता है। गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस ये भी ई गवर्नेंस में आता है। गवर्नमेंट सोसाइटी इंटरफेस ये भी आता है। इंटरफेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जो अंतरापृष्ठ है, यानी कि एक दूसरे से आमना सामना होता है, इंटरफेस होता है, वो जो है ये ई अभिशासन यानी ई गवर्नेंस में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आईटी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर आतंकवाद हेतु सजा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द IT एक्ट 2000 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? तो यहाँ पे मैंने फैक्ट इससे रिलेटेड मेंशन किया है, सेक्शन 66F
ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद द साइबर टेररिज्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो है वो सी है 66F। ओके, अगला क्वेश्चन, समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के असंतुलित वितरण या अंतर को विवेचित करने वाले पद को क्या कहा जाता है? तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा है डिजिटल डिवाइड इसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ई हेल्थ को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों एवं जन स्वास्थ्य को सहायता देने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने वाले पद के रूप में उपयोग किया गया है? तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि WHO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे AFO कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी किस सन में? तो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको मैंने मेंशन किया। द FAO जो है was founded in क्यूबिक सिटी इन अक्टूबर 16, 1945। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को मिल चुका है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड इट्स हेडक्वार्टर आर इन रोम, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। द FAO हैज़ 195 मेंबर्स इंक्लूडिंग 194 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन एंड वर्क इन ओवर 130 कंट्रीज। तो 130 देशों में ये काम करता है। द FAO लैटिन मोटो जो है वो फिएट पेनिस ऐसे करके है, जो कि ट्रांसलेट किया जाता है जो है लेट देयर बी ब्रेड। तो ये जो है ये इसका एक मोटो जो है वो है लेट देयर बी ब्रेड। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धार्मिक प्रतीकों में गहन प्रेरक शक्ति की व्याख्या के लिए थ्रेशोल्ड थ्योरी किसने दिया है? तो यहाँ पे हु गेव द थ्रेशोल्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द डीप मोटिवेटिंग पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिफोर्ड किट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामूहिक अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन करने के लिए अनुष्ठान मूल्य और अनुष्ठान स्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये आप लोग की टर्म के रूप में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मैंने यहाँ पे फैक्ट भी मेंशन कर दिया है, आप लोग चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन यूज द टर्म सोशल सॉलिडेरिटी टू डिनोट दिस स्टेज of harmony. He introduced the term ritual value and ritual status to describe the symbolic significance of collective rituals. ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये exactly same sentence जो है ये मैंने इग्नू के बुक से लिया है। तो इग्नू के बुक का कहीं से भी कोई लाइन उठा के पूछ दिया जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ जो इग्नू सीरीज होता है उसको आप लोग बहुत ही केयरफुली लेक्चर को आप लोग देखा करिए, उससे नोट्स बनाया करिए। ये सेम पॉइंट जो है वो इग्नू के बुक में मेंशन है और आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे जो पूछा गया है वो हूबहू सेम वही उठा के पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। ओके, बहुसंस्कृतिवाद क्या है? मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है? ओके, विभिन्न संस्कृतियों के सह-अस्तित्व का सिद्धांत, बहुसंख्यक संस्कृति द्वारा अल्पसंख्यक संस्कृति को निगलने का सिद्धांत, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता, निजातीय केंद्रितता। तो ये जो है करेक्ट आंसर जो है प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर। जो सारे कल्चर होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हमें एक साथ नज़र आते हैं, उसे मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, शिक्षा का वह प्रकार जो व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों, संसाधनों और पड़ोस के शैक्षिक प्रभाव से ज्ञान, मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वह क्या कहलाता है? तो जब हम अपने पास पड़ोस से सीखते हैं उसको हम नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, यहाँ पे मैंने जो ये क्वेश्चन था,
हु गेव द थ्रेशोल्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द डीप मोटिवेटिंग पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल। इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मेंशन किया है, और ये पॉइंट भी जो है वो इग्नू की बुक से ही मैंने उठाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड गिट्स, sacred symbol instill deep emotion mode in people that in turn may lead to strong motivation for action even in the present 22 days world, when humans have made great advances in the field of science, the most extreme form of action and even war are undertaken for the sake of religion। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, गिट्स हैव गिवन हिज थ्योरी ऑफ थ्रेशोल्ड टू एक्सप्लेन दिस डीपली मोटिवेटिंग पावर ऑफ रिलीजियस सिंबल। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फैक्ट है वो मैं मेंशन कर दी हूँ। बाकी इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं, आप लोग यहाँ पे चाहिए तो पॉज करके रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो, इसलिए मैं ऑप्शंस भी आप लोगों को सारे नहीं बता रही हूँ, जो रह रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल धार्मिक संदर्भ में मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में पुनः पाठ्य रूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो धर्म का वस्तुकरण यानी कि कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जो कि चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, चाहे आप हिस्ट्री रिलेटेड पढ़ते हैं, अब जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर हम सोशोलॉजी में इस सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जेंडर अर्थात लिंग एवं संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संस्कृति वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिका को संचालित व शासित करती है जो वे स्वीकार करते हैं, तो ये बात करेक्ट है। अगला हम लोग देखेंगे, संस्कृति तथा जेंडर को अलग अलग करना असंभव है, क्योंकि संस्कृति जो होती है उस जेंडर को डिफाइन करती है, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार में जेंडर की भिन्नता को बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है, और यहाँ तक कि भिन्नता का उन्मूलन भी कर सकती है। तो ये संस्कृति ही होती है जो जेंडर को डिफाइन करती है, तो वो जेंडर को कितना इम्पोर्टेंस देती है ये संस्कृति पे ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, बुद्ध सर्किट में धार्मिक पर्यटन की सही तीर्थ संरचना का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कट करेंगे, तो यहाँ पे रामेश्वरम यहाँ कट करेंगे, यहाँ पे हम लोग मथुरा की वजह से कट करेंगे, मथुरा है, अयोध्या है, ओके, यहाँ सासाराम की वजह से कट करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमको दिखता है वो है बोध गया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। तो मेरे ख्याल से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत मानव संस्कृति के पैटर्न और सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण को निर्धारक कारक मानता है। Which one of the following theories considered environment as a determining factor for the pattern of human culture and social development? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म अर्थात पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 9 धार्मिक आंदोलनों के विषय में उपयुक्त नहीं है, यानी हम उसे सही नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 9 धार्मिक आंदोलन लंबे समय से स्थापित धार्मिक समूहों की तुलना में अधिक विशिष्ट और गूढ़ हैं। ओके, 9 धार्मिक आंदोलन के उदय से धर्म और आध्यात्मिकता का अव्यवसायीकरण हुआ है।
नौ धार्मिक आंदोलन व्यक्ति या समूह की पसंद या वरीयता के विषय हैं। नौ धार्मिक आंदोलन अक्सर लोगों में अत्यधिक तेजी से आध्यात्मिक गतिशीलता का वादा करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हम देखेंगे, नौ धार्मिक आंदोलनों के विषय में कौन सा सुटेबल नहीं है, कौन सा कथन हमें सही नहीं लग रहा है, तो वो ये है कि नौ धार्मिक आंदोलन के उदय से धर्म और आध्यात्मिकता का अव्यवसायीकरण हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये देखेंगे कि व्यवसायीकरण हुआ है। emergence of new religious movement has also led to non commercialization of religion and spirituality। तो आप लोग कहीं भी देखिए तो जो रिलीजियस मोमेंट हमें दिख रहा है न्यू, उसमें हम ये देखेंगे कि काफ़ी हद तक कमर्शलाइज किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है या सुटेबल नहीं है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की का प्रकार्यवाद निम्नलिखित में से किस श्रेणी का है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी की तो बात ही हम नहीं करेंगे, शास्त्रीय नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो है सांस्कृतिक प्रकार्यवाद यानी कल्चरल फंक्शनलिज्म से ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की जो है वो आते हैं। ओके, 102 का हम देखेंगे, समाज का वास्तविक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को पता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के जो स्ट्रांगली सपोर्टर हैं वो यहाँ पे हमें रेडक्लिफ ब्राउन दिखाई देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, G.H. मीड ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत पे निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। तो स्व अंतःक्रिया की बात ये करते हैं, स्व का विकास की बात करते हैं, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक मीनिंग की बात करते हैं, ये स्व के विखंडन की बात ये नहीं करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो हम देखेंगे कि डी है। कौन सा नहीं है, तो वो है स्व का विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्ञान के समाजशास्त्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि विचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें तब तक पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनके मूल पर चर्चा न की जाए। तो ज्ञान के समाजशास्त्र ही जो है वो की टर्म है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कार्ल मैनहीम आ जाएंगे, बाकी और कोई इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूझ के ज्ञान के भंडार की विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो क्रियाओं का उपचार या समाजीकरण द्वारा सीखा जाता है, यथार्थ की स्वीकृति, सर्वोच्च वास्तविकता। इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्शंस, इट इज लर्न बाय सोशलाइजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी या फिर पैरामाउंट रियलिटी। तो पैरामाउंट रियलिटी की बातें करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी की बात करते हैं, इट लर्न बाय सोशलाइजेशन करेक्ट है। तो कौन सा नहीं है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन यानी क्रियाओं का उपचार। ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र के विश्लेषण में इरविंग गॉफमैन ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया है। तो इसमें हम लोग ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो फ्रंट एंड बैक मंच की यानी फ्रंट एंड बैक स्टेज की बात इरविंग गॉफमैन करते हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड फैक्ट भी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वन ऑफ हिज की कंट्रीब्यूशन वाज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सच कैपिटल इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड सिंबॉलिक। तो यहाँ पे ECSS आप लोग याद रख सकते हैं या फिर CESS करके आप लोग याद रख सकते हैं। सोशल है, सिंबॉलिक है और इकोनॉमिक और कल्चरल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, किसकी बात ये नहीं करते हैं, वो है पॉलिटिकल कैपिटल की या राजनैतिक पूंजी की। अगला प्रश्न है, जर्गन हेबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार नहीं है। तो इन्होंने एम्पिरिकल नॉलेज की बात की है, हिस्टोरिकल की बात की है, इंटरप्रिटेटिव की बात की है। करेक्ट आंसर जो है वो है स्पेक्युलेटिव नॉलेज की बात इन्होंने नहीं की है, ये है काल्पनिक ज्ञान। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, माइकल फोकाल्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर संरचनावाद का आधार है। तो यहाँ पे आप लोग माइकल फोकाल्ट का नाम आते ही की टर्म जो आप लोगों को दिखता है वो है ज्ञान की शक्ति यानी पावर ऑफ
नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज की बात माइकल फोकल्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत की एक अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, और जहाँ पे आप लोग एजेंट स्ट्रक्चर डुअलिज्म देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बात तो की है इन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा तो कुछ पढ़ा है, एजेंट स्ट्रक्चर डुअलिटी की बात की है इन्होंने। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने नहीं कही है वो है एजेंट स्ट्रक्चर डुअलिज्म की बात नहीं करते हैं, द्वैतवाद की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये डुअलिटी की बात करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डुअलिटी का मतलब है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात डुअलिज्म की है यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों को अलग हम कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक चरों को नियंत्रित करके किए जाने वाले शोध को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी कंट्रोल्ड, ये की टर्म ही होता है, जब भी कंट्रोल्ड की बात हुई, वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक शोध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समाज वैज्ञानिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ब्राउन है, नेडल है, मैक्स वेबर है, मेलिनोस्की जो है वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक, प्योर प्रकार्यात्मक स्कूल से, फंक्शनल स्कूल से आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य सीमा सिद्धांत जो है वो आर.के. मर्टन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उपकल्पना को परिभाषित किया है कि वह एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। यहाँ पे की टर्म जो है वो कुछ आप लोगों को याद नहीं रखना है, जब भी हाइपोथेसिस में फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन की बात अगर आए, सिर्फ फ्रूटफुल आप लोगों को दिख जाए कहीं फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, तो वो है पीवी यंग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के शोध में अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों को पता लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पैनल सर्वे है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, केस स्टडी है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कार्योत्तर तथ्य यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यहाँ पे हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता क्या इसको देख लेंगे। Ex post facto research, also known as after the fact research, is a research method that analyzes how an independent variable affect a dependent variable after the independent variable has already occurred, यानी कि जो पहले ही हो चुका है। तो उस पे हम जो हम रिसर्च करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इन्वेस्टिगेटेड ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबल कॉजेज ऑन द बेसिस ऑफ एनी इफेक्ट, यानी पहले ही हमें इफेक्ट पता चल चुका है कि हाँ क्या है, उसके आधार पे हम कारण ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संचार स्तर एवं राजनीतिक सहभागिता से संदर्भित प्रोजेक्ट क्लैप किससे संबंधित है। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ तो सर्च किया, मुझे कहीं कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे एक क्लू जो मिला वो ये मिला कि योगेश अटल जो हैं वो प्रोजेक्ट क्लैप से, क्लैप के नाम से एक कुछ इनका आर्टिकल मुझे दिखा है, वो है प्रोजेक्ट क्लैप स्टडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इन अ रीजन, ऐसा करके है। तो इसमें हम करेक्ट आंसर जो है वो योगेश अटल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एस सी दुबे यहाँ नहीं है, करलिंगन नहीं है, नन ऑफ दिस में। तो जब योगेश अटल हमें एक डाउट लग रहे हैं तो हम नन ऑफ दिस के साथ या नन ऑफ द एबव के साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को भी अगर कोई फैक्ट मिलता है तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, बट मेरी तरफ से आई थिंक योगेश अटल हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च बुक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे मैंने बुक मेंशन किया है, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, और ये हैं ई बॉबी। तो यहाँ पे ऑल बॉबी करके आप लोग देख सकते हैं, राइटर नेम यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अध्ययन की किस पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण का अनुमान लगाया जाता है या व्यक्तिगत अवलोकनों से निष्कर्ष
उद्भाषित किए जाते हैं। इन विच मेथड ऑफ स्टडी जनरलाइजेशन आर इन्फर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट आर कंक्लूजन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक पहुंचते हैं तो ये हमारा इंडक्टिव होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जब किसी हम थ्योरी को लेके और हम इंडिविजुअल तक ऑब्जर्व करते हैं तो फिर वो हमारा डिडक्टिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो इंडक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा किस युक्ति द्वारा व्यवस्थित रूप से अवलोकनों का अभिलेखीकरण किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स आर अ सिस्टेमेटिक मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशन डाटा। तो ये एक सिस्टेमेटिक मेथड होता है जो कि डाटा को कलेक्ट करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसी में की टर्म दिया हुआ है अ डिवाइस यूज। जब आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आप लोग हिंदी के टर्म में अगर कंफ्यूज होते हैं तो एक बार इंग्लिश का ज़रूर आप लोग देखा करिए। तो अ डिवाइस यूज्ड बाय फील्ड रिसर्चर टू सिस्टेमेटिकली रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इज, यानी कि ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्रश्नावली में हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं या साक्षात्कार अनुसूची में हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो होता है इसमें हम जो ऑब्जर्वेशनल डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, किसने परिभाषित किया कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग की टर्म के रूप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन, अ सिचुएशन और एन इंस्टीट्यूशन होता है। ये जो कोट है वो पीवी यंग के द्वारा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को समझने के लिए या समझाने के लिए यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम है, जो कि मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। तो नगरीय शासन से होता ही नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों की भी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बात जजमान और करीम की होती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ धार्मिक कारणों से हम जुड़े हुए होते हैं, शैक्षणिक संस्थानों की बात नहीं होती है। तो ये व्यावसायिक अन्योन्याश्रयता से होता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी एक दूसरे से हम ऑक्यूपेशनली, हम जैसे कि हम लुहार को देखें, नाई को देखें, धोबी को देखें, सब लोग एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं होती है जजमानी सिस्टम में। ओके, क्लास सीलिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, हम लोग बाकी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधाएं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, द इनविजिबल बैरियर प्रिवेंटिंग वुमेन एंड मार्जिनल क्लास इन देयर ग्रोथ एट वर्क प्लेस। तो इसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, द टर्म ग्लास सीलिंग रिफर टू द इनविजिबल नेचर of the barrier preventing women and people of marginalized groups from reaching higher position। तो ये ग्लास सीलिंग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह पर प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होता है, इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही एक की टर्म आप लोगों को इनफ था समझने के लिए, यहाँ पे बात प्रथाओं की जा रही है। आप लोग न्यायिक निर्णयों से कंफ्यूज कर गए हैं। द लॉ डेराइव्ड फ्रॉम कस्टम्स, यहाँ पे जो की टर्म है वो आप लोगों को कस्टम्स दिया गया है। जुडिशियल डिसीजन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। रैदर देन रिटेन कोर्ट्स इज नोन एज। तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर, हम सिविल लॉ की बात नहीं करेंगे और वैधानिक कानून, क्रिमिनल लॉ, इन सब की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सामान्य कानून यानी कॉमन लॉ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात कस्टम या प्रथाओं की हो रही है, तो हमें यहाँ पे कॉमन लॉ ही
दिखाई दे रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाज की एक विशेषता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, फ्री मार्केट कंपटीशन। बाकी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है? तो लिखित दस्तावेज होता है, औपचारिक संगठन होता है, ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और में निश्चित नियम भी हमें दिखाई देता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें लचीलापन जो है वो बिल्कुल नहीं दिखता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हमको नहीं दिखाई देती है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निर्जातीयता की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म इज बेस्ट डिराइव्ड एज। तो आप सभी को पता है एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, हम अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, तो अपने स्वयं के जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास। बाकी तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन सेट नहीं होता है। बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन एथनिक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात अगेन यहाँ पे की जा रही है। तो अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी, सत्तावादी शासन, सार्वजनिक सेवाओं का पूर्ण निजीकरण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सत्ता उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है? तो आई थिंक मैं क्रीडल और थेचर के बारे में तो इतना ज़्यादा नहीं श्योर हूँ। मुझे जो ऑप्शन मुझे पता है उसमें मैं मार्क्स के साथ जाऊँगी। अगर आप लोगों को कोई और भी ऑप्शन पता हो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है तो आप लोग चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं विथ प्रूफ। मैं बार बार कह रही हूँ विथ प्रूफ आप लोगों को बताना है। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ आखिर में क्या होता है? सभी परंपराओं का त्याग नहीं होता है, शहरी केंद्रों का पतन ये भी नहीं है, धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि ये भी नहीं है, आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर जो है द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग किसी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, GS घुरिये, फादर ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। तो ये आप लोगों को सभी को पता है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया GS घुरिये की बुक है। नेक्स्ट है, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदायों एवं कृषि सामाजिक संरचनाओं को निम्नांकित में से किस ढांचे के भीतर संगठित किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जजमानी सिस्टम। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नांकित में से कौन से कदम भूमि सुधारों के संबंध में उठाए गए थे? तो मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया था, पट्टेदारी में सुधार किया गया था, भूमि जोत का सीमा निर्धारण, उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों में प्रवसन का एक कारण नहीं है? तो सूखाग्रस्त भूमि जो है वो होता है, रेगिस्तान जो है वो होता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोई माइग्रेशन नहीं करता है। इसका कोई एक बहुत ही सॉलिड रीज़न नहीं है जिससे कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, अगला हम लोग देखेंगे, सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को चंपारण जो है वो आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है कि ये बिहार से संबंधित है। तो पहला ही हम लोग मैच कर लेंगे, ए का 4 जो है वो डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। बी का 1 है, मोपला जो है मालाबार से संबंधित है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, और तेभागा जो है वो बंगाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लुईस वर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगरीयता की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे लुईस वर्थ की बात करें या ना करें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। तो हम लोगों को अस्थिरता और अल्पकालीनता तो दिखता है नगरीकरण में, जीवन की धीमी गति, दिखावा या कृत्रिमता,
परिचितता, तो हम देखेंगे अपरिचितता भी हमें दिखती है, दिखावा या कृत्रिमता भी दिखती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो जीवन की धीमी गति जो है वो नगरीयता की विशेषता नहीं है, बल्कि वो एक ग्रामीण जीवन की विशेषता होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 1961 की जनगणना के अनुसार एक कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हम लोग ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गेटेड आवासीय परिसरों या समुदायों में किस आय वर्ग के लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है गेटेड कम्युनिटी क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। यानी एक ऐसी कम्युनिटी जो एक गेट के अंदर यानी एक बाउंड्री के अंदर होती है, उसको हम गेटेड कम्युनिटी कहते हैं। तो उनके पास आप देखेंगे कि बहुत सारी सुख सुविधाएं जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अ गेटेड कम्युनिटी और वाल्ड कम्युनिटी इज अ फॉर्म ऑफ रेजिडेंशियल कम्युनिटी ऑफ हाउसिंग स्टेट कंटेनिंग स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इंट्रेंस ऑफ पेटिशियन, मतलब कि जो पैदल चलते हैं वो लोगों को अलाउ नहीं होता है, बाइसिकल्स और ऑटोमोबाइल्स, एंड ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लोज्ड पेरीमीटर ऑफ वॉल्स एंड फेंसेस। यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रिच होते हैं, एक वेल्ड बोलेंगे कि अच्छे वर्ग के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्न आय वर्ग के नहीं होंगे, मध्यम आय वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नहीं होंगे, ये होंगे उच्च आय वर्ग के यानी हाई इनकम ग्रुप के। ओके, अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कस्बों में सबसे अधिक मलिन बस्तियां जो हैं वो किस प्रदेश में दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है जिसमें कि करेक्ट आंसर जो है वो है महाराष्ट्र। और यहाँ पे मैंने प्रूफ दिया है, इन एब्सोल्यूट टर्म महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 11.8 मिलियन स्लम पॉपुलेशन विच इज 18.1% ऑफ द टोटल स्लम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आप लोग धारावी का नाम सुने हुए हैं। धारावी जो है ये यहाँ का क्या कहें वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। ये सेकेंड पोजीशन पे जो है वो आंध्र प्रदेश रहा है, उसके बाद से वेस्ट बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे पैट्रिक गेट्स ने नगर विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो यहाँ पे मैंने फैक्ट जो है वो मेंशन किया। आई थिंक कि एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि गलत है, जो कि ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिए गए हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाए। सर पैट्रिक गेट्स क्लासिफाइड टाउन इनटू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूस नेसेसिटीज, सेकेंडरी जो है वो फंक्शंस फॉर एक्सचेंज, और टर्सरी जो है वो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़। तो 3 जो है स्टेजेस इन्होंने नगर विकास के बताए हैं। ओके, तेभागा, तेलंगाना, नक्सली और भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है वो किसके द्वारा उभरे हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहा है, साम्यवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, उदारवाद या फिर समाजवाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म या सोशलिज्म। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे तेभागा, तेलंगाना, नक्सलाइट जो है या भूमि कब्जा जैसे जो आंदोलन है, यहाँ पे बात समानता की नहीं होती है कि हम सब एक समान रहें, बल्कि यहाँ पे ये है कि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं और वो हमें वापस चाहिए। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो मैटर करती है। ओके, किसके अनुसार किसी भी प्रकार के सामूहिक व्यवहार की घटना, चाहे वह दहशत, दंगे, सुधार या क्रांतिकारी आंदोलन हो, संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होते हैं? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू होम एन इंसिडेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर वेदर पैनिक्स राइट्स रिफॉर्म और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे आई थिंक कि जो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर इमाइल दुर्खीम है। जॉर्ज मीड इसमें सेट नहीं होते हैं, स्मेल्सर पार्क भी नहीं सेट होते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर जो की टर्म हमें दिख रहा है वो दिख रहा है इमाइल दुर्खीम का। ओके, समाज एक नैतिक घटना है
यह व्यक्ति को घेरने वाले नैतिक परिवेश से अधिक कुछ नहीं है। यह कोट किसके द्वारा कहा गया है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इमाइल दुर्खीम। और यहाँ पे मैंने फैक्ट मेंशन किया है, दुर्खीम बिलीव दैट मोरालिटी इज अ सोशल फिनोमिनन दैट बिगिंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो मोरालिटी की बात जो है, समाज एक नैतिक घटना है, ये कथन ही जो है वो इमाइल दुर्खीम का कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कोहेन और अराटो ने नागरिक समाज को किस दायरे के रूप में संदर्भित किया है? तो यहाँ पे मुझे कुछ बहुत मैंने सर्च किया लेकिन इससे रिलेटेड मुझे कुछ फैक्ट नहीं मिला है। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ फैक्ट पता हो तो आप लोग चाहिए तो डिस्कस कर सकते हैं हमसे। यहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे कुछ और फैक्ट्स मिले, उसको मैंने मेंशन किया है। द करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे, ये क्वेश्चन चूँकि दूसरा है, यहाँ पे बात सिर्फ सिविल सोसाइटी की हो रही है कि फर्स्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सोसाइटी को। तो ये फ्रेडरिक हेगल रहे हैं। फ्रेडरिक हेगल इज़ द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। ही वाज अ जर्मन फिलोसफर। आप लोग हेगल के बारे में जानते हैं। एज पर हेगल the system of needs of civil society involves the pursuit of satisfaction. Hegel in his book, ये इनकी बुक है, Elements of the Philosophy of Rights, presented a distinction between the state of civil society. तो कोहेन और अराटो के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में डिस्कस तो किया गया है, बट मुझे कहीं ऐसा नहीं मेंशन, कहीं मुझे फैक्ट दिखा कि जिसमें कुछ पहला दायरा दूसरा दायरा या इस तरीके से मुझे मिले। अगर आप लोगों के पास कोई फैक्ट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न जो है वो आप लोग पेंडिंग है, आप लोग देख लीजिएगा। भूमि जोत आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसमें आप लोगों को पता है, किसान, मजदूर और मालिक की बात करते हैं डेनियल थॉर्नर। ओके, अगला प्रश्न है, नारीवादी पर्यावरणवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने फैक्ट मेंशन किया है, द जेंडर एंड द इन्वायरमेंट डिबेट लेसन्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीना अग्रवाल, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म की बात की गई है। तो बीना अग्रवाल का नाम यहाँ पे अग्रणी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बीना अग्रवाल है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्ष रही? तो ये करेक्ट आंसर जो है वो महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ हैं। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है वो भारत सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण सेवा में किसानों तक कृषि विस्तार और अन्य जानकारी पहुंचाती है। तो किसानों के लिए जो हम देखते हैं वो है ई चौपाल। ओके, अगला हम देखेंगे, भूदान ग्रामदान आंदोलन का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया था? तो ऑलरेडी मैं जब टीके वुमेन का लेक्चर मैंने बनाया है और उसमें मैंने इसको मेंशन भी किया है कि जो भूदान है या ग्रामदान है इस पे इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर वाई.बी. दामले। तो इन्होंने इस पे काम किया था, इनका डॉक्टरल रिसर्च ही रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दिया करिए क्योंकि ऑलरेडी मैं, ये बहुत पुराना लेक्चर है टीके वुमेन पे जिसमें मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिस्कस किया है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन पे किसका अध्ययन रहा है? तो वो है टीके वुमेन। ओके, और आखिरी क्वेश्चन है, किसने किसान आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट दिख रहा है, ए.आर. देसाई इज द ऑथर हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पीजेंट स्ट्रगल इन द कॉलोनियल पीरियड एंड द एग्रेरियन स्ट्रगल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए.आर. देसाई हैं। तो दोस्तों ये हम लोग MP सेट का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आप लोगों को और भी कुछ अगर डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।